Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir teaching you guys physics. So my dear children, हम लोग अभी डील कर रहे हैं with the topic called as AC circuits. Okay, alternating current के circuits के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. So इसके पहले वाले lectures में, so I request you guys to please जो भी लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसके पहले मैंने दो लेक्चर्स पोस्ट किए हैं रिगार्डिंग AC. तो AC सर्किट्स के बारे में वो थोड़ा बेसिक्स आप जानेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए बेटर होगा. यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को पता है कि एसी सर्किट्स में जो भी ईएमएफ फ्लो होती है वो ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके हिसाब से उसका करंट भी फ्लो होती है. अब ये एसी सर्किट्स में सर्किट्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसी सर्किट अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, मतलब ऐसा एक सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स भरे हुए, तो उसको बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अगर होगा तो उसका ईएमएफ और करंट कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, इस चीज के बारे में हल्का सा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द टॉपिक मैं आपको एक छोटा सा बेसिक समझाना चाहता हूं, दैट इज हाउ टू ड्रॉ अ फेजर डायग्राम. ओके, सो फेजर डायग्राम बनाना कैसा है ये चीज आपको पता होना चाहिए, वो मैं सबसे पहले बता देता हूं. फेजर डायग्राम, सी फेज मतलब वो फेज एंगल जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसी की बात कर रहा हूं मैं. ओके, सो यहां पर लेट मी से इफ ईएमएफ इज called as E naught sin omega t, then हम बेसिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे. दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, द साइन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल, सो दिस इज माय एंगल, राइट. सो एंगल हमेशा ही एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड से हम लोग मेजर करते हैं. सो राइट एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड से एंगल, कितना एंगल, ओमेगा टी का एंगल बना के एक एरो अगर मैं बनाऊंगा, सो एंगल जो भी रहेगा यहाँ पर ओमेगा टी का एंगल पकड़ के एक एरो जो भी बनाऊंगा, दिस एरो विल रिप्रेजेंट माय ईएमएफ. अब ईएमएफ क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी. इसका मतलब क्या होता है, इफ दिस इज ओमेगा टी, दिस विल हैव अ कॉस कंपोनेंट, दैट इज ई नॉट कॉस ओमेगा टी. मतलब इसको अगर मैं ऐसा तोड़ूंगा, दिस विल बी नथिंग बट ई नॉट कॉस ओमेगा टी. ओके, एंड दिस विल बी नथिंग बट ई नॉट साइन ओमेगा टी. सो यहां पर जब मैं E naught sin omega t बोलता हूँ, basically I'm trying to express this particular component. Okay, so in short what I'm trying to say, if this is EMF, ये होगा उसका cos component, ये होगा उसका sin component. So this is how you draw a phasor diagram. Phasor diagram मतलब क्या होता है, एक representation होता है कि भाई हमने कितना एंगल पकड़ा. बाई चांस चलो इमेजिन कीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, ये अभी EMF बनाने को आपने सीख लिया, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका करंट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ रहा है, sin omega t plus alpha, if something like this is coming around, then फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सी हमें तो पता है कि भाई E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. दैट मीन्स इफ दिस इज एक्स, दिस इज वाई, आई विल से दैट दिस इज ई, वेयर दिस विल बी ओमेगा टी. इतना जो यहाँ पर बना है ये तो यहाँ पर भी बनाऊंगा. अब ओमेगा टी के साथ एक्स्ट्रा अल्फा भी जाना है. सो ओमेगा टी तक आप आए, उसके बाद और आगे जाओ, और आगे जाओ, कहाँ तक जाना है आपको, जब तक आपको अल्फा एंगल नहीं मिलेगा. सो मान लीजिए दैट मीन्स दिस विल बी योर करंट. सो करंट का फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कहां पर आएगा, ई तक ओमेगा टी होगा, उसके आगे अल्फा पकड़ के जाना होगा. बाय एनी चांस अगर, सो दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. सो बाई चांस अगर आई का एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, दैट मीन्स क्या होगा, अब अल्फा का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. सी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई वाई एक्सिस के उस तरफ जाए, कंपलसरी नहीं है. अल्फा का वैल्यू छोटा रहेगा तो अंदर ही रहेगा, अल्फा का वैल्यू बड़ा रहेगा तो बाहर जाएगा, और बड़ा रहेगा तो और बाहर जाएगा. ओके, सो यहाँ पर भी अल्फा का वैल्यू अगर छोटा रहेगा, सी माइनस मतलब क्या होता है, ओमेगा टी ऊपर की तरफ चढ़ना है, और माइनस अल्फा मतलब नीचे की तरफ उतरना है. कितना नीचे उतरना है वो डिपेंड करता है अल्फा का एंगल जितना भी रहेगा. छोटा एंगल रहेगा तो मे बी ये तुम्हारा आंसर रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की उतरने की जरूरत पड़ेगी. लेकिन अगर बड़ा एंगल रहेगा तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो आपको नीचे तक भी उतरना पड़ेगा. जस्ट एग्जांपल के तौर में मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि भाई ये आपका, इसको मैं अल्फा 1 बोल देता हूँ, इसको मैं अल्फा 2 बोल देता हूँ. दिस इज अल्फा 2, तो ये आपका नया आई रहेगा. इसको मैं I1 बोलता हूँ और इसको मैं I2 बोलता हूँ. So this is how you draw the phasor diagram. Okay, so normal phasor diagram इस तरह होता है जहाँ पर सिर्फ sin ओमेगा टी का कंपोनेंट होता है. ओमेगा टी के साथ कुछ भी एंगल्स अगर आपको रिप्रेजेंट करने हैं तो इस तरह आप लोग को रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा. So this is how we draw phasor diagram. I believe I am clear. My dear children, please make a note on this.
आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में मैं एक और चीज आपको सिखाने वाला हूँ कि एसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कैसे बिहेव करता है। चलो देखते हैं। सो कंसिडर एसी रेजिस्टिव सर्किट। अब रेजिस्टिव सर्किट रहेगा तो दिखने में कुछ इस तरह रहेगा। सी, आप पूछोगे सर एक ही रेजिस्टेंस होगा? नहीं, एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके एक सिंगल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है एंड वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू आर बोल के डिक्लेयर कर देना है। ओके, एंड देन यहाँ पर आपको पावर सप्लाई आप कनेक्ट कर रहे हो। पावर सप्लाई में एसी जनरेटर का पावर सप्लाई कनेक्ट कर लीजिए जिसका ईएमएफ रहेगा ई। आप तो जानते हो कि एसी जनरेटर में ईएमएफ का एक्सप्रेशन हो जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपने कनेक्ट कर दिया, एसी जनरेटर कनेक्ट कर दिया, जिस वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यहाँ पर करंट जो भी फ्लो होगा उसको मैं आई बोलता हूँ। अब डायरेक्शन, अब पूछोगे सर डायरेक्शन नहीं बनाया आपने? बेटा डायरेक्शन तो आप तो जानते ही हो कि यहाँ पर ईएमएफ जो है ना अपना पोलैरिटी स्विच करते रहता है। दैट मीन्स डायरेक्शन भी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। दैट मीन्स एक पॉइंट के लिए अगर ऐसे जा रहा है, थोड़ी देर के बाद वापस रिटर्न आएगा। सो घूमते रहता है, तो यू नो आप उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक। सो यहाँ पर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमारा ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है। नाउ हम तो जानते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट जो होती है वो बेसिकली ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। ईएमएफ की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन रेजिस्टेंस। सो इसमें से जैसे पिछली बार हम लोग ने देखा साइन ओमेगा टी मतलब उसके वेरिएशन को दिखाने की कोशिश करता है। सो करंट का एक्सप्रेशन है सम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। सो ये मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे देन हमें मिलेगा आई का भी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी अगर 1 हम लोग डालेंगे तो आई का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट ई नॉट अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 1। दैट इज नथिंग बट ई नॉट अपॉन आर। सो ये ई नॉट अपॉन आर की जगह पे मैं आई नॉट अगर डाल दूंगा, देयरफॉर मुझे मिल जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी। सो यहाँ पर मैंने क्या फाइंड कर लिया, ईएमएफ का एक्सप्रेशन अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है देन करंट का एक्सप्रेशन बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट और मतलब ईएमएफ और करंट के बीच का एक रिलेशन पता कर लिया। सो यहाँ से एक बात तो साफ है कि ईएमएफ का भी फेज एंगल ओमेगा टी है, करंट का भी फेज एंगल ओमेगा टी है। दैट मीन्स दोनों सेम फेज एंगल मेंटेन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं बोथ ई एंड आई आर इन सेम फेज में है करके हम लोग बोलते हैं। अभी उसका फेजर डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करें, ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y। ओके, सो मान लीजिए ये हमारा ईएमएफ का एक्सप्रेशन है जो इधर से इधर तक कितना ओमेगा टी का एंगल बनाया होगा, तो करंट का भी डायरेक्शन इधर ही रहेगा। अब आप बोलोगे सर करंट को और ईएमएफ को सेम लेंथ क्यों नहीं दिया आपने? करंट को छोटा लेंथ दिया और ईएमएफ को बड़ा लेंथ दिया, ऐसे क्यों दिया? क्योंकि बेटा यहाँ पर करंट का एक्सप्रेशन और ईएमएफ के एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पर ईएमएफ के एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है? ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं होता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम तो ग्रेटर देन 1 ओम ही होता है। थाउजेंड्स ऑफ किलो ओम्स में भी होते हैं कभी कभी, है कि नहीं? सो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होने की वजह से ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा ही कुछ ना कुछ तो छोटा रहेगा, लेस देन ईएमएफ। सो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से अगर आप डिवाइड करेंगे तो द आंसर विच यू विल बी गेटिंग, दैट इज करंट, दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन ईएमएफ। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज करंट विल ऑलवेज बी लेस देन ईएमएफ। ओके, सो इस तरह हम लोग इसका फेजर डायग्राम बना सकते हैं। ओके, अब किसी ने पूछा ठीक है सर आपने बोला कि करंट स्विच होते रहते हैं, बात तो सही है, लेकिन एक सेकंड में कितने बार स्विच होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है इसका? बेटा इसका अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता करना है, किसका ईएमएफ और करंट का फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता करना है, ये रहा आपके सामने ओमेगा। ये ओमेगा से आप उसका फ्रीक्वेंसी इजीली पता कर सकते हैं। कितने बार स्विच करते हैं, ओमेगा का वैल्यू अगर आपको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डाल दीजिए। सो फ्रीक्वेंसी विथ विच द करंट स्विच is nothing but, see, omega is equal to what? 2 pi multiplied by frequency. That means frequency is equal to omega upon 2 pi. बात समझ में आ रही है आपको? अब ठीक है, आई डू वन थिंग माय डियर चिल्ड्रन, आप लोग एक काम कीजिए, इसको पहले इतना नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ। प्लीज नोट इट डाउन, पॉज कीजिए वीडियो को और फिर नोट डाउन कीजिए प्लीज।
आई बिलीव आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो यहाँ पर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ आप लोगों को। सो मान लीजिए, ये हम ग्राफ बनाने वाले हैं अभी इस तरह। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा टाइम रहेगा, ये हमारा ईएमएफ भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। ओके, ईएमएफ और करंट दोनों को सेम एक्सेस दे रहा हूं मैं। अब सिंपल सा फंडा है, ईएमएफ का भी एक्सप्रेशन क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का भी एक्सप्रेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें से एक ही चीज हमें पता है कि भाई ई नॉट जो है वो आई नॉट से बड़ा है। अब साइन ओमेगा टी है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर एक क्या बनने वाला है, साइन वेव है हमारा एक्सप्रेशन, मतलब बेसिकली साइन वेव हमारे लिए ऑकर होने वाला है। सो ये साइन वेव को अगर मैं ईएमएफ का साइन वेव बोल रहा हूँ, जहां पर पीक वैल्यू ई नॉट हो सकती है, नेगेटिव में भी नेगेटिव पीक वैल्यू माइनस ई नॉट हो सकती है, तो करंट का वेव कैसे आएगा, करंट का भी वेव साइन वेव ही आएगा। यहाँ से 0 से ही स्टार्ट होगी, यहाँ पर ऐसे, तो मैं डॉटेड लाइन से जो बना रहा हूँ ये करंट का वेव है, ये होगा आई नॉट और ये होगा माइनस आई नॉट। समझ में आ रही है आपको? सो दैट मीन्स ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ईएमएफ और करंट दोनों एक साथ 0 टच करती है, दोनों एक साथ मैक्सिमम वैल्यू टच करती है, दोनों एक साथ 0 टच करती है। दोनों का मैक्सिमम वैल्यूज अलग अलग है, बट दोनों एक साथ टच करती है अपने अपने रेस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यूज। आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। सो प्लीज मेक अ नोट ऑन दिस, प्लीज ड्रॉ दिस ग्राफ माय डियर चिल्ड्रन। आई बिलीव आप सभी लोगों ने लिख लिया है। सो आई बिलीव ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। आज के वीडियो में मैंने आपको सिखाया फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, फेज एंगल को डिफरेंशिएट करके डायग्राम कैसे बनाते हैं, और मैंने आपको सिखाया कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मतलब प्योर रेजिस्टेंस रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा उसमें। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स में एसी किस तरह काम करते हैं, उसका ईएमएफ और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टेक केयर, बाय बाय।